नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार भगवती चरण वर्मा जी का परिचय प्राप्त करेंगे। अब भगवती चरण वर्मा के जीवन परिचय को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 5 बिंदु तय किए हैं। इन 5 बिंदुओं के द्वारा भगवती चरण वर्मा का परिचय प्राप्त करेंगे। अब इसमें देखिए, पहला बिंदु है जन्म। अब इनका जन्म 30 अगस्त 1903 सफ़ीपुर गांव, उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए, इनका जन्म 30 अगस्त 1903 सफ़ीपुर गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और अगला बिंदु है बिंदु नंबर 2, मृत्यु। और इनकी मृत्यु हुई है 5 अक्टूबर 1981। 5 अक्टूबर 1981, 1981। ये हो गया इनका जन्म और मृत्यु। और हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है परिवार। अब देखिए, ये जो भगवती चरण वर्मा है, अब इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवी चरण जी कानपुर में वकालत करते थे। अब देखिए, इनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, जितनी मुझे प्राप्त हुई है मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। तो इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ और इनके पिता श्री देवी चरण जी कानपुर में वकालत करते थे। और आगे बढ़ते हैं, शिक्षा दीक्षा। अब इनके शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि बालक भगवती की प्रारंभिक शिक्षा सफ़ीपुरा के प्राथमिक पाठशाला में हुई। देखिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह जिस गांव में इनका जन्म हुआ था सफ़ीपुरा, उसी गांव में हुआ। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जो आज देखिए उसका नाम प्रयागराज बन गया है। तो उन्होंने प्रयागराज से BA LLB की और इस तरह के बाद में उन्होंने LLB करने के बाद उन्होंने कविता लेखन किया, फिर उपन्यास के नाते विख्यात हुए। और आगे बढ़ते हैं बिंदु नंबर 5। अब ये बिंदु नंबर 5 है रचनाएं। अब देखिए, इनकी तो बहुत सारी रचनाएं हैं। अब इनकी देखिए, तो हम पहले जो इनकी जो प्रसिद्धि है, अब ये उपन्यासकार के रूप में विशेष इनको प्रसिद्धि मिली है। हालांकि इनकी जो शुरुआत है वह कविता से हुई थी, लेकिन बाद में देखिए उपन्यास में बहुत ही विख्यात हुए। तो पहले हम इनकी रचनाओं के अंतर्गत पहले हम उपन्यासों के बारे में चर्चा करते हैं। अब इनके जो प्रमुख उपन्यास है उन उपन्यासों के नाम पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज, चुंडा, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, धूपल, चाणक्य और चित्रलेखा। ये सारे देखिए इनके उपन्यास है। यहाँ पर देखिए, ये जो चित्रलेखा है, चित्रलेखा उपन्यास, ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इसको मैंने 2-3 बार पढ़ा है। पाप पुण्य को लेकर के ये चित्रलेखा उपन्यास बढ़ता है और बहुत ही देखिए इतना यानी इतना ज्ञानवर्धक भी है। और हमें ऐसा लगता है कि हम यानी पूरी उपन्यास कब पढ़ लें, कब पता कर लें, यानी इस तरह के देखिए उसमें एक आकर्षण है उस कथा में। और बहुत ही सुंदर उपन्यास है जो मंत्रमुग्ध कर देता है। और चित्रलेखा पर देखिए कहा जाता है कि 2 बार फिल्म का निर्माण भी हुआ है। देखिए, चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म का निर्माण भी हुआ है। और एक देखिए देवदास नाम की जो फिल्म है वो भी देखिए एक उपन्यास पर आधारित है। उसको भी देखिए 2-3 बार फिल्में बनी हैं एक ही उपन्यास पर। तो चित्रलेखा पर भी 2 बार फिल्म का निर्माण हुआ है। तो ये हो गई देखिए इनकी उपन्यास, प्रमुख उपन्यास। और हम आगे बढ़ते हैं कहानी। अब देखिए, इनकी कहानियाँ भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब उनमें देखिए मोर्चाबंदी, ये देखिए कहानी संग्रह है। पतन कहानी संग्रह, मधुकर्ण, मानव और मेरी कहानियाँ नाम से भी इनकी कहानियाँ संग्रहित की गई है।
अर्थात ये एक उपन्यासकार के साथ साथ बहुत अच्छे कहानीकार भी है। और यहाँ पर देखिए इनके कुछ कविता संग्रह भी है। अब देखिए इन्होंने आरंभ में तो कविता से इन्होंने अपना जीवन आरंभ किया था, लेकिन बाद में देखिए उपन्यास की ओर इनका ज़्यादा यानी जोर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर कविता संग्रह के कुछ नाम हैं, जैसे प्रेम संगीत, मानव, मधुकण, इस तरह की देखिए इनके कविता संग्रह है। तो उपन्यास कहानी के बाद कविता हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नाटक। अब नाटक भी देखिए इन्होंने ठीक ठाक ही लिखे हैं। तो इनका मेरे नाटक, इनका एक नाटकों का संग्रह है मेरे नाटक। उसके बाद देखिए नसीहत, उसके बाद रुपया तुम्हें खा गया। तो इस तरह के देखिए इनके नाटक है, नाटकों के नाम है। और फिर इन्होंने एक संस्मरण भी लिखा है, यानी एक आत्मकथा की तरह संस्मरण। तो इन्होंने इनकी जो रचना है, रचना का नाम है अतीत के गर्त से ये साथ और हम। ये देखिए इनके संस्मरण हैं। इनमें देखिए इनके जीवन की जो इनका जो जीवन है उस जीवन को लेकर ही इन्होंने लिखा है। एक तरह से देखिए आत्मकथा की तरह, जीवनी की तरह। अर्थात इसमें देखिए उन्होंने जो भी उनकी जीवन के प्रमुख घटनाओं को उन्होंने स्मरण करके, याद करके लिखा है। तो इस तरह देखिए इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु नंबर 6। अब ये देखिए अंतिम बिंदु है, पुरस्कार, सम्मान आदि। अब देखिए इनको क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, अब उस पर थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं। तो पुरस्कार में इनको देखिए भूले बिसरे चित्र, इनका उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, और इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही यानी बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और उसके बाद देखिए इनको साहित्य वाचस्पति, और फिर देखिए राज्यसभा के लिए भी चुने गए। अब इनको पद्म भूषण भी मिला। तो इस तरह देखिए इनको 3-4 पुरस्कार इनको मिले हैं। तो ये इन बातों को याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए हम भगवती चरण वर्मा के परिचय को यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे है कहानी। अब इस कहानी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए कहानी का नाम है प्रायश्चित। और प्रायश्चित देखिए ये भगवती चरण वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और इसमें देखिए पारिवारिक रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया है और कहानी बहुत ही सुंदर है। और एक बार अगर हम इस कहानी को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो पूरा पढ़ने तक उसको रखते नहीं हैं। इतना हमें ये कहानी हंसाती है, गुदगुदाती है, और बहुत सारी बातें सोचने के लिए हमें मजबूर कर देती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो मैं यहाँ पर देखिए कहानी का पठन करता हूँ, और मेरे साथ अगर आप भी कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी तरह कहानी समझ में आ जाएगी। अब कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने 14 वर्ष की बालिका, यानी अब उस समय देखिए 14 वर्ष की लड़कियों की शादी हो जाती है अब, लेकिन आजकल तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। खैर, भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अगर बात यही तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परस गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब।
रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस, न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डूली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। और ये भी कहा जाता है कि बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद करके दूध पीती है, और शायद वो आंख बंद करके दूध पी रही थी और इतने में देखिए रामू की बहू को मौका मिल गया और उन्हें जोर से देखिए पाटा उस पर पटक दिया। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनावेगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाए लाए। तो महरी बोलती है, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाई जाए या बुलाई लाए। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब ये खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
अर्थात ये जो पंडित लोग हैं वो जानते थे कि गांव वालों की मानसिकता, यानी गांव के लोग कैसे होते हैं, और उनको अच्छी तरह पता था कि अब चूना लगाया जा सकता है और 4-6 महीने का राशन आदि का बंदोबस्त कर दिया जा सकता है। अब देखिए वो पूजा से उठ जाते हैं और अपनी पत्नी से देखिए खाना न बनाने के बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंसान का यानी चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही पंडित हो, यानी धन कमाना ही यानी सबसे बड़ा आजकल उद्देश्य बन गया है। पंडित परमसुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूंछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी जी ने कहा। पंडित जी परमसुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए। अब उसके लगा कि भाई चलो मेरी बात का असर हो रहा है। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर अब ये जो पंडित जी है, अब देखिए किस तरह देखिए वह अपनी बातों से अब उनको अपनी इसमें ले रहा है। तो छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर की सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। अब 11 तोला यानी आज के ज़माने में लगभग 5.5 लाख, अगर हम 50,000 रुपये तोला भी अगर हम बात करें तो 11 तोले का मतलब है 5.5 लाख। ध्यान दीजिए। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई
पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए है। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए उन्होंने 5.5 लाख का तो सौदा तय हो गया है, यानी 11 तोले की बिल्ली। अरे कम से कम में हम पूजा कर देंगे, दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अब देखिए, मन का मतलब है यहाँ पर शायद 10 किलो यानी 10 kg। तो इसके हिसाब से अगर हम लगाएं तो यह भी देखिए कोई 40-50 हज़ार के आसपास होगा। अर्थात 5.5 लाख की बिल्ली और 50 हज़ार तक का देखिए बाकी का सामान, यानी लगभग देखिए यहाँ पर ये जो पंडित जी है, अब वो देखिए लगभग 6 लाख के करीब अब वो देखिए पैसा हड़पना चाहते हैं। अब एक तरह से मैं यही कहूँगा कि वो पैसा हड़पना चाहते थे। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। अब उस ज़माने की बात है, यानी लगभग देखिए 40-50 साल पहले की कहानी है। तो उस ज़माने में देखिए 100-150 का मतलब आज कम से कम देखिए 1 लाख से कम नहीं है। अब मैं तो यहाँ पर 50 हज़ार गिन रहा हूँ। फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। अब देखिए यहाँ पर पंडित जी अच्छी तरह जानते थे कि ये देखिए अमीर परिवार है, धनाढ़ परिवार है, और इनसे देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन ऐंठा जा सकता है। पंडित परमसु की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जी में थोड़ा सा खर्चा है, सो उसे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो न। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। और ये तो देखिए पंडित परमसुख भी यही चाहते थे। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर पंडित परमसुख को पता चल गया कि भाई अब ये 11 तोले की सोने की बिल्ली तो मिलने ही वाली है, साथ ही देखिए पूजा का सारा सामान भी मिलने वाला है। अब उसके साथ साथ देखिए वो है अपने 21 दिन का भी प्रबंध कर लेते हैं, और हर दिन देखिए 1 रुपया, और देखिए 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना। अब देखिए एक तरह से देखिए 2 समय देखिए ये खाना भी खाना चाहते 21 दिन तक। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। अब देखिए ये किस तरह के पंडित है, पता नहीं किस तरह के बुद्धिजीवी है, या फिर देखिए जो भगवान का पूजा करते हैं और फिर देखिए इसी तरह देखिए भगवान के बंदों को देखिए लूटते हैं। खैर,
ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। अब यहाँ पर देखिए सारी बातें देखिए लगभग तय हो गई। अब ये यही कहा जाता है कि ये देखिए, अब इस कहानी के माध्यम से यही कहा जाता है, यानी कि संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी का उद्देश्य धन इकट्ठा करना है। और धर्म के नाम पर धन की लोलुपता को यानी और धन की लोलुपता को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए अंतिम भाग में क्या होता है, वह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए ये कहानी का देखिए अंतिम लाइनें हैं। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री। अब देखिए सब जैसे ही देखिए उनकी जो नौकरानी थी वो महरी, वो हाँफती हुई देखिए आती है और सारे लोग देखिए घर में जमा हैं। पंडित परम सुख और गांव की जो स्त्रियां, बहुत सारे लोग वहाँ पर है। और जैसे ही देखिए वो तो घबरा करके आती है, तो देखिए ये जो रामू की जो सास है, यानी रामू की बहू की जो सास है, वह देखिए घबरा कर, रामू की माँ घबरा कर कहती है, अरे क्या हुआ री। अब देखिए उसे लगा कि भाई अब इससे पहले तो इतना बड़ा ये हो गया है, फिर पता नहीं क्या हो गया। तो वो बोलती, महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और इस तरह देखिए उस पंडित परम सुख की आशाओं पर पानी फिर जाता है। अर्थात यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से भगवती चरण वर्मा यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य का लगाव मात्र धन में केंद्रित है, शेष सभी रिश्ते नाते नगण्य होते जा रहे हैं। अर्थात ये जो भगवती चरण वर्मा की जो एक कहानी है, वह यथार्थवादी व्यंग्यात्मक रचना है। और देखिए कहानी का जो अंत है वो बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। और इसे देखिए ये जो भगवती चरण वर्मा हैं, उनकी देखिए लेखनी पर या कि ये भाषा पर या कि ये कथा पर कितनी अच्छी पकड़ है। क्योंकि उनके हर उपन्यास, आप चाहे उपन्यास चित्रलेखा हो, मैंने क्योंकि चित्रलेखा में पढ़ा है, तो इतना ज़बरदस्त कि भाई जब तक देखिए हम, ऐसा लगता है कि हमारी उत्सुकता बढ़ते चली जाती है, कि हमको लगता है कि चलो आगे बढ़े, आगे पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। और यहाँ पर देखिए इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही भावनाएं जागृत होती है। और धीरे धीरे देखिए कहानी जब बढ़ती है आगे, और जब कहानी का अंत होता है, तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। अब देखिए पाठकों के मुस्कान पर तो चेहरे पर तो देखिए मुस्कान छा जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए उस पंडित की हालत बहुत खराब हो जाती है और उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है। और इस तरह देखिए यहाँ पर ये जो ये जो व्यंग्य मूलक कहानी है, उसमें देखिए सामाजिक पात्रों की स्वार्थबद्धता पर लेखक ने विनोदपूर्ण एवं चुटीला व्यंग्य किया है, तथा वातावरण को प्राणवान एवं प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष सजगता का परिचय दिया है। रामू के घर का दृश्य ही पूरे घटनाक्रम के लिए पर्याप्त है। और इस तरह देखिए यहाँ पर एक कहानी समाप्त होती है। नमस्कार।